Good morning, class. So now you know our this practice set is going on, which is practice set number 1 और ग्रेविटेशन चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया था तो ग्रेविटेशन चैप्टर में हमारा ये पहला प्रैक्टिस सेट था जो स्टार्ट हुआ था। और इस फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में जो अभी आपकी स्टार्टिंग है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस से है, ठीक है। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो 1 मार्क वाले क्वेश्चन है उनका आंसर आपको कैसे लिखना है, 1 लाइन आंसर होना चाहिए। इट शुड नॉट बी 1 वर्ड आंसर, ओके। क्योंकि 1 मार्क का ऑलरेडी क्वेश्चन है और अगर आप 1 वर्ड आंसर लिखेंगे तो हाफ मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर दैट। तो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस बिकॉज मैंने कई बार पिछली बार भी रिपीट किया था एंड व्हेन आई सॉ इन द क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन तो आपका जो था आंसर वो आपने मोस्टली सभी ने 1 वर्ड आंसर लिखा था। बहुत कम बच्चे थे जो 1 लाइन आंसर दे रहे थे। तो हमेशा 1 मार्क के क्वेश्चन में 1 लाइन आंसर पे ही 1 मार्क पूरा मिलता है, अदरवाइज़ हाफ मार्क डिडक्ट हो जाता है, ओके। तो आप चाहें तो इस प्रैक्टिस सेट 1 में एक काम कर सकते हैं कि जहाँ से ये स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ पर आप वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लिख सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि ये सारे कितने हैं, 1 मार्क वाले क्वेश्चन हैं। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टाइप प्रैक्टिस सेट 1 ही चलेगा और नेक्स्ट टाइप स्टार्ट होगा वो होगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि जो आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे। तो इसमें हमने कहाँ तक फिनिश कर लिया था तो इसके लिए पता है आपको कि क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपका दैट वाज डन। तो 15 और 16 सिमिलर क्वेश्चन थे। 15 में पूछा गया था कि जब किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं किसी हाइट से, बॉडी नीचे आती है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, तो आंसर था 0। और इसी तरह से ये दो बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं, न्यूमेरिकल में ज़्यादा यूज़ होते हैं। जब किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड्स थ्रो किया जाता है तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, तो अगेन आंसर इज़ 0। तो इसमें u 0 होता है, इसमें v 0 होता है, ओके। तो इस तरह से हमने 16 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे टुडे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 17। और बेटर होगा कि आप डेट वाइज नोट करते रहा करिए। तो ये आपके 1 मार्क वाले ही चल रहे हैं, लेकिन जब आप 17 क्वेश्चन पे आएंगे तो यहाँ साइड में आप डेट लिख लेंगे कि हमने किस डेट पे कौन सा प्रैक्टिस सेट किया था, ठीक है। देन इट इज़ बेटर टू रिवाइज। अब 17 क्वेश्चन में दे रखा है, इज़ द टाइम टेकन बाय अ बॉडी to rise to the highest point equal to the time taken to fall from the same height। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग का कॉन्सेप्ट है कि जब आप किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, बॉडी यहाँ पर पहुँच गई, ठीक है। तो बॉडी को यहाँ नीचे वाले पॉइंट से यहाँ ऊपर वाले पॉइंट तक जाने में जितना टाइम लगा, ठीक है, तो वो कहलाता है टाइम टेकन टू राइज, या फिर आपको एक और वर्ड मिल सकता है टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है। तो एक वर्ड एसेंट भी यूज़ हो सकता है, याद रखिएगा, ASCENT। एसेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का अपवर्ड्स मूव करना, और इसी के अपोजिट वर्ड है डिसेंट। डिसेंट का मतलब है नीचे आना। तो जब बॉडी एसेंट करती है उसमें जो टाइम लगता है, और वो वही बॉडी जो ऊपर गई थी वो जब नीचे उसी पॉइंट पर आती है, तो यानी कि दोनों डिस्टेंसेस बराबर हैं, तो टाइम ऑफ एसेंट क्या टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होता है, इसमें ये पूछा गया है। इज़ द टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू राइज टू द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम लगता है, इक्वल टू द टाइम टेकन टू फॉल फ्रॉम द सेम हाइट। तो क्या सेम टाइम लगेगा, तो ऑब्वियसली टाइम सेम ही लगेगा, क्योंकि बॉडी सेम है, यानी कि मास सेम है, डिस्टेंस भी सेम कवर की गई है। तो इसमें आप आंसर लिखेंगे कि येस द टाइम ऑफ एसेंट इज़ इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, ये भी लिख सकते हैं। और क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर लेना चाहें तो उसमें भी आंसर लिख सकते हैं कि येस द टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू राइज टू द हाईएस्ट पॉइंट इज़ इक्वल टू द टाइम टेकन टू फॉल फ्रॉम द सेम हाइट, ओके। तो इसमें रीज़न नहीं देना है, इसमें बस पूछा गया है येस या नो, तो आपको येस आंसर देना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो क्वेश्चन 18 में दे रखा है, इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी acting on a freely falling body directly proportional to the mass of the body, time of fall of the body। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी बॉडी पर एक्ट करता है तो वो मास ऑफ द बॉडी, बॉडी के मास पर डिपेंड करता है, ए पॉइंट में पूछा है। और बी पॉइंट में पूछा गया है कि टाइम ऑफ फॉल ऑफ द बॉडी का टाइम पे भी डिपेंड करता है, टाइम ऑफ फॉल कितने टाइम में वो नीचे आ रही है। तो इसके लिए अगेन द फॉर्मूला इज़ रिक्वायर्ड, और पहले ही मैंने कहा है कि जिसको फॉर्मूले अच्छी तरह से आते हैं वो सारे रीजनिंग के जितने भी आंसर हैं बहुत अच्छी तरह दे सकता है। तो इसके लिए एक रिलेशन था, वो आपने ड्राइव किया था
और डायरेक्ट जैसे भी लिखा हो वो रिलेशन ये था, दैट वाज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, इन दोनों के बीच में रिलेशन ये होता है। तो स्मॉल जी को ही कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है, जो यहाँ मैंने लिख रखा है। तो देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस बात पे डिपेंड करता है, किस किस से चेंज हो सकता है। तो एक तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो हमेशा सेम रहता है, और ये जो मास है ये बॉडी का मास नहीं है, ये अर्थ का मास है। तो ग्रेविटी किस पे डिपेंड करता है, अर्थ के मास पे, यानी कि बॉडी किसी भी मास की हो, हैवी हो, लाइटर हो, उसके लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में कहीं भी मास ऑफ द बॉडी स्मॉल एम नहीं आ रहा है। ओके। और डिपेंड करता है रेडियस ऑफ द अर्थ पे, यानी कि कितने डिस्टेंस से बॉडी फॉल डाउन हो रही है इस डिस्टेंस पर। ठीक है। तो आप देख रहे हैं पहला पार्ट था मास ऑफ द बॉडी, तो क्या मास पे डिपेंड कर रहा है, आपको दिख रहा है फॉर्मूले में, तो आंसर विल बी नो। तो आप बेटर होगा कि फॉर्मूले से आंसर दें। ठीक है। आप लिखेंगे वी नो द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज़, फिर आप लिखेंगे ये रिलेशन, फिर लिखेंगे इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फॉर्मूला दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डजंट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। ये आपके पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से आप लिखेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डजंट डिपेंड ऑन द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द बॉडी, दोनों पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 19। तो सी द क्वेश्चन नंबर 19 हियर। इसमें दे रखा है सपोज ग्रेविटी ऑफ अर्थ सडनली बिकम्स ज़ीरो, देन विच डायरेक्शन विल द मून बिगिन टू मूव इफ़ नो अदर सेलेस्टियल बॉडी अफेक्ट्स इट। तो आपको पता है कि केस किस तरह का है, केस इस तरह का है कि जो मून है वो अर्थ के अराउंड रेवोल्यूशन कर रहा है। ये अर्थ है और ये इस तरह से अर्थ के अराउंड एक ऑर्बिट में मून का रेवोल्यूशन हो रहा है। तो मून का रेवोल्यूशन क्यों हो रहा है अर्थ के अराउंड, क्योंकि अर्थ और मून के बीच में एक फ़ोर्स लगा है, और वो फोर्स कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपको पता है कि अर्थ जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से मून को अट्रैक्ट कर रही है, और मून भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है अर्थ पे। तो जब दो बॉडीज़ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है, तो इसीलिए मून जो है वो ऑर्बिट में रेवोल्यूशन कर रहा है, और मून ऑर्बिट को छोड़कर नहीं जा सकता है। अब दूसरी बात, अगर किसी भी टाइम पर ये फोर्स ख़त्म हो जाता है तो मून कहाँ जाएगा। तो ये जो डायरेक्शन होती है, तो जैसे मून रेवोल्यूशन करते करते यहाँ इस डायरेक्शन में था, आगे जाके फिर इधर इस डायरेक्शन में आएगा, फिर इस डायरेक्शन में। तो जब भी बॉडी फॉल डाउन होती है किसी सर्कुलर पाथ में, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर से लगने वाला फोर्स ख़त्म हो जाता है, तो बॉडी किधर गिरती है, तो उसकी डायरेक्शन होती है हमेशा टेंजेंट की डायरेक्शन, जिधर बॉडी का फेस है। तो अगर मून इस तरफ था तो इधर उसका फेस था, तो इस डायरेक्शन में फॉल डाउन हो जाएगा। अगर इस पॉइंट पर होता तो इधर इसका फेस है, इधर फॉल डाउन हो जाएगा। तो डायरेक्शन, विच डायरेक्शन का आंसर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे देन इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, या फिर आप लिख सकते हैं इन टेंजेंशियल डायरेक्शन मून विल बिगिन टू मूव। ओके। अगर मून पे कोई और फोर्स नहीं लग रहा तो किस डायरेक्शन में जाएगा, इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो ये आपका आंसर होगा, वही फुल लाइन आंसर लिखना है आपको। ठीक है। तो इट वॉज क्वेश्चन नंबर 19। डायग्राम की नीड नहीं है क्योंकि ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20। द अर्थ इज़ एक्टेड अपॉन बाय ग्रेविटेशन ऑफ सन। तो जिस तरह का ये वाला केस था, बीच में अर्थ है और इसके चारों तरफ मून रिवॉल्व कर रहा है, उसी तरह से अर्थ और सन के बीच में भी बिल्कुल ऐसा ही अट्रैक्शन लग रहा है। ये सन है और ये इसके चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व कर रही है। तो अर्थ इज़ एक्टेड अपॉन बाय ग्रेविटेशन ऑफ सन इवन दो इट डज़ नॉट फॉल इनटू द सन। लेकिन ये सन के अंदर क्यों नहीं गिर जाती है, तो उसका जो आंसर होगा वो आंसर ये होगा बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है इस पर, ठीक है, और दूसरा एक और जो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन है, जो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, वो कैसी है, टेंजेंट की डायरेक्शन में। ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है, इस तरफ। तो बिकॉज बोथ द फोर्सेज आर बैलेंसिंग द अर्थ। ठीक है। कौन कौन से फोर्सेज बैलेंस कर रहे हैं, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा वेलोसिटी, क्योंकि जहाँ पर भी वेलोसिटी है वहाँ पर एक्सेलरेशन होगा, वहाँ पर फोर्स भी एक्ट करेगा। ठीक है। तो द फोर्स इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस द अर्थ, दैट्स वाई इट कैन नॉट फॉल इन टू द सन। ओके।
तो आपको इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देना है, ठीक है। और बाकी जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो फिर हायर क्लासेस में जाके लैंग्वेज चेंज हो जाती है, लेकिन अभी 9th के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको इसी तरह का आंसर लिखना है। फिर जो आपका वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है उनका लास्ट 21 क्वेश्चन जो है वो हम कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से आपके स्टार्ट होंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर का मतलब ये कौन से क्वेश्चंस हैं आपके, ये हैं आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो 21 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्मॉल एंड बिग स्टोन्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ अ हाउस साइमल्टेनियसली, दे विल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम, व्हाई। तो बिग और स्मॉल स्टोन्स को थ्रो किया जा रहा है। ये स्मॉल स्टोन है और ये बिग स्टोन है, दोनों को एक रूफ से थ्रो किया गया है, नीचे की तरफ ड्रॉप किया गया। उसके बाद जो ये ग्राउंड है यहाँ पर दोनों जब स्ट्राइक करते हैं तो सेम टाइम में पहुँचते हैं। तो टाइम सेम क्यों लग रहा है, तो टाइम सेम इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी आपने रिलेशन पढ़ा था स्मॉल जी का, क्या फॉर्मूला था, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। उसमें कहीं भी टाइम नहीं आ रहा था। तो बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डजेंट डिपेंड ऑन द टाइम ऑफ फॉल लिख सकते हैं। because acceleration due to gravity doesn't depend on the time of fall of the body, that's why big and small both the stones will reach in the same time to the ground, okay। तो वाई लिखा है इसलिए इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, तो इस तरह की लैंग्वेज आप इसमें लिखेंगे। तो अब हमारे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से जो क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं वो कौन से हैं, शॉर्ट, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का मतलब कितने मार्क्स में ये आएंगे, 2 मार्क्स में। तो इनका आंसर आपको पता है थोड़ा सा बड़ा लिखना है 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग, ओके। तो क्वेश्चन 1 है आपका, द अर्थ अट्रैक्ट्स एन एप्पल, डज द एप्पल ऑल्सो अट्रैक्ट द अर्थ, इफ़ इट डज वाई डज द अर्थ नॉट मूव टूवर्ड्स द एप्पल। तो देखिए इसमें आंसर बड़ा लिखना है और पार्ट्स भी 2 हैं। तो अर्थ अट्रैक्ट करती है एप्पल को, ये बहुत एक फेमस इंसिडेंट है। आपको पता है कि न्यूटन के साथ ये इंसिडेंट हुआ था कि एप्पल को उन्होंने फॉल डाउन होते देखा था, और एप्पल जब नीचे की तरफ आ रहा था तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लगाया था कि जब एप्पल नीचे आ रहा है तो एप्पल ऊपर की तरफ भी तो जा सकता था, एक चीज़ फ्री है मूव करने के लिए, तो वो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्यों आ रही है, दूसरी डायरेक्शन में क्यों नहीं जा रही है। तो इसी का जो रीज़न था वो रीज़न उन्होंने ये निकाला था कि इसका मतलब एक नीचे की तरफ फोर्स एक्ट करता है, और उसका जो फोर्स है उसका फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एम जी है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन होता है बॉडी का वो हमेशा अर्थ की तरफ होता है, टूवर्ड्स द अर्थ। तो एप्पल अगर अर्थ पे फॉल डाउन हो रहा है, अर्थ का मास बहुत बड़ा है, एप्पल का मास छोटा, ये एप्पल का मास है, ये अर्थ का मास है, तो एप्पल जब अर्थ की तरफ फॉल डाउन होता है तो इसका मतलब अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है। तो क्या एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि फॉर्मूला जो हमने न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है उसका मतलब है कि 2 बॉडीज़ हमेशा एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं। एक बॉडी अगर दूसरे पर लगा रही है तो सेकेंड बॉडी ऑल्सो विल एक्सर्ट द फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी। तो पहले पार्ट का आंसर, डज द एप्पल ऑल्सो अट्रैक्ट द अर्थ, आप आंसर लिखेंगे येस, द एप्पल ऑल्सो अट्रैक्ट्स द अर्थ, ओके। उसके बाद इफ़ इट डज, अगर ऐसा होता है, वाई डज द अर्थ नॉट मूव टूवर्ड्स द एप्पल, तो एप्पल ही क्यों मूव करेगा अर्थ की तरफ जबकि अर्थ मूव नहीं कर रही है एप्पल की तरफ। तो इसमें देखिए क्या होगा, जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो वो किस पे डिपेंड करता है। अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर एप्पल के लिए, तो एप्पल के लिए रिलेशन हो जाएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि एप्पल में कितना एक्सेलरेशन आएगा, तो अर्थ का मास कितना है और अर्थ की रेडियस कितनी है। तो अर्थ का मास ज़्यादा है तो इसका मतलब एप्पल में एक्सेलरेशन ज़्यादा आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर यही फार्मूला हम अर्थ के लिए लिखें तो अर्थ के लिए हो जाएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर। स्मॉल एम क्या है, एप्पल का मास, तो एप्पल का मास कम है तो एप्पल में एक्सेलरेशन कम आएगा, ठीक है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे बिकॉज द मास ऑफ अर्थ is very large in comparison to mass of apple, so acceleration produced in the apple is more in comparison to the acceleration of earth, okay। तो ये दोनों पार्ट्स का आपको आंसर लिखना है। और इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में लिखा है मेंशन एनी 4 phenomena that the universal law of gravitation was able to explain। तो आपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है, यानी कि एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर
और इसका मतलब है कि दो बॉडीज़ हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। इनके आपको 4 एग्जांपल्स देना है कि कहाँ आपने ऐसा देखा कि 2 बॉडीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। तो आप इसके 4 एग्जांपल्स में से मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता दे रही हूँ। जैसे आपने देखा, ये अभी हमने प्लैनेट्स में देखा था कि मून और अर्थ का अट्रैक्शन, ये हो सकता है। सन और अर्थ का अट्रैक्शन, ये भी एग्जांपल है। उसके अलावा अट्रैक्शन के एग्जांपल आप अपने आसपास से ले सकते हैं कि जैसे एप्पल फॉल डाउन हो रहा है अर्थ की तरफ, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। तो इस तरह से 4 फिनोमेना, 4 एग्जांपल्स आपको देने हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन 2 आज होमवर्क है। और एक मैंने इससे प्रीवियस जो बताया था जिसको आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना था, एक क्वेश्चन 2 आप करेंगे। और इससे प्रीवियस जो था, दैट आई एम टेलिंग यू कि आपको लिखना है किसका आंसर, एक आपको लिखना है इस क्वेश्चन का आंसर जो आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं। डू बोथ दीज इन होमवर्क एंड सेंड इट टू मी। ओके, थैंक यू।